20 दिसंबर को हो जाएगा नरेंद्र मोदी की तकदीर का फैसला, क्योंकि उस दिन गुजरात का फैसला देश के सामने होगा। लेकिन बड़ा सवाल यही कि नरेंद्र मोदी की जिस तरह से किस्मत इस बार दांव पर है, क्या कुछ नतीजे हो सकते हैं। आज चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन इसके साथ ही बड़ा सवाल कि जिस तरह की परफॉर्मेंस उनकी रही थी पिछले चुनाव में, क्या रह पाएगा वो बरकरार। साख पर है दांव। गुजरात की उन्नति के लिए कांग्रेस ने जितना किया किसी ने नहीं किया। गुजरात आज जिन क्षेत्रों में आगे हैं, रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल, टेक्सटाइल जैसे तरह तरह के उद्योग, यह सब कांग्रेस के शासन में ही स्थापित हुए हैं। 11 साल में जो गुजरात में मैंने काम किया है, एक प्रकार से पिछले 50 साल में कांग्रेस ने जो भयंकर गड्ढे किए हैं, विकास के नाम पर जीरो किया है, मेरी पूरी शक्ति उन गड्ढों को भरने में गई है। 11 साल से मैं गड्ढे भर के अब मैं लेवल प्ले फील्ड पर लाया हुआ। महायुद्ध का शंखनाद हो चुका है, तलवारें मैदान से निकल चुकी हैं। गुजरात के महामुकाबले के लिए सियासी मैदान में दो महायोद्धा उतर चुके हैं। एक तरफ है मोदी तो दूसरी तरफ है मैडम। कुछ लोगों की आदत ही होती है हर उपलब्धि का तमगा अपने सिर पर लगाने की, वे लगाते रहे। राजकोट के रेसकोर्स ग्राउंड पर सोनिया कांग्रेस के चुनाव अभियान का शंखनाद करने आई थी। उन्होंने अपने 22 मिनट लंबे भाषण में कहीं भी नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके हमले का निशाना साफ था। वो मोदी के दावे पर सवाल उठा रही थी। वो गुजरात के विकास पर मोदी से अलग नजरिया पेश कर रही थी। पिछले 10 साल में नर्मदा का पानी आज तक सौराष्ट्र नहीं पहुंचा। आज भी यहाँ के किसान पानी के लिए तरस रहे हैं। यहाँ आत्महत्याएं भी हुई है। यहाँ दलितों को अपना अधिकार मांगने पर गोलियां चलाई जाती है। सोनिया ने न सिर्फ मोदी के विकास के दावे पर सवाल उठाए, कांग्रेस के लिए चुनावी नारे का भी ऐलान कर दिया। इसलिए मैं आप सबका आह्वान करती हूँ कि आइए हम एक साथ मिलकर सौराष्ट्र की धरती पर यह संकल्प ले कि हम गुजरात की महान परंपराओं की रक्षा करते हुए एक नया गुजरात बनाएंगे। चाहे भ्रष्टाचार हो, महंगाई हो, एफडीआई हो या फिर सोनिया गांधी पर साधे जाने वाले निजी हमले, सोनिया गांधी ने राजकोट की सभा में बिना मोदी के नाम लिए उन सारे सवालों के जवाब दे दिए, जिसे लेकर पिछले कुछ दिनों से विरोधी दल यूपीए सरकार पर निशाना साध रहे थे। मोदी का हमला सीधा था, सोनिया सीधा उलझने से बचती नजर आई। लेकिन एक बात तो साफ हो गई कि मोदी बनाम मैडम की जंग की शुरुआत हो चुकी है। राजकोट से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। सवाल यही कि क्या गुजरात में नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाएंगे या फिर सत्ता के कांग्रेस का वनवास टूटेगा, यही है बड़ा सवाल। संजय कुमार हमारे साथ, हमारे चुनाव विश्लेषक, इस पूरी चर्चा में शामिल रहेंगे। एक एक हिस्से में गुजरात के जाएंगे और करीब से देखेंगे, जानेंगे कि क्या हो सकता है नरेंद्र मोदी का इन तमाम इलाकों में। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, चुनावी तारीखों का आज ऐलान किया गया है। 2 चरणों में आज मतदान के बारे में जानकारी दी गई है। 13 और 17 नवंबर को चुनाव होने हैं अलग अलग सीटों पर, और फिर 20 दिसंबर को वोटिंग होगी, गिनती होगी गुजरात के चुनाव की, और उसके बाद तय हो जाएगा कि आखिर कौन बनेगा गुजरात का मुखिया। जी हां, वोटिंग 87 सीटों पर 13 दिसंबर को, और फिर 95 सीटों पर दूसरे चरण में जब मतदान होगा तो 17 दिसंबर को वोटिंग होगी और मतगणना होगा सभी 182 सीटों का 20 दिसंबर को, और उसी दिन किस्मत का फैसला हो जाएगा नरेंद्र मोदी का। क्या वो हैट्रिक एक बार फिर से लगा पाएंगे। अब आंकड़ों के ही नजरिए से देखते हैं कि गुजरात में इस वक्त विधानसभा में सीटों के नजरिए से आंकड़े क्या बताते हैं। कुल 182 सीटें गुजरात की। ये सवाल, ये लड़ाई हम दिखा रहे हैं आपको नरेंद्र मोदी वर्सेस शंकर सिंह वाघेला, क्योंकि अभी फिलहाल उन्हीं का चेहरा कांग्रेस से आगे माना जा सकता है। आंकड़ों के नजरिए से देखते हैं, कुल 182 सीटें, उसमें से 117 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी की,
कांग्रेस की हैं 59 सीटें और जो 6 अन्य सीटें हैं उसमें एनसीपी की 3 है, एक जेडीयू की और लगभग 3 निर्दलीय हैं। तो कुल मिलाकर 182 सीटों का ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये इस वक्त विधानसभा में है गुजरात की। लेकिन बड़ा सवाल यही कि इस बार के चुनाव में क्या होगा। हमारे साथ संजय कुमार जी हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। किस तरह से ये देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है संजय जी। हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं 1990 पर सबसे पहले डालिए नजर। बीजेपी का वोट प्रतिशत देखिए और फिर कांग्रेस का, और फर्क देखिए जो गैप है कांग्रेस और बीजेपी के वोट में। 1990 में ये -4 था, यानी उस वक्त कांग्रेस बेहतर स्थिति में थी। अंजना, लेकिन यहां पे एक बात ध्यान देने की है कि ये 1990 का जो चुनाव था वो बीजेपी जेडी जनता दल के साथ मिलकर करके उन्होंने चुनाव लड़ा था और जनता दल को करीब 29-30% वोट आए थे। तो इस नजरिए से बीजेपी और जनता दल दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था और कांग्रेस को 30% वोट आए थे। तो ऐसा नहीं है कांग्रेस 30% वोट लेकर के सीट ज्यादा आई। बिल्कुल, लेकिन उसके बाद जो ट्रेंड शुरू हुआ उस पर डालिए नजर। कैसे हर बार हर साल जब भी नए सिरे से मतदान हुआ 1995 में, फिर 98 में ही चुनाव हो गए थे, 98 में भी चुनाव, 2002 और फिर 2007। सबसे नीचे वाले ब्लॉक को देखिए। हम आपको दिखा रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के वोटों में कितने प्रतिशत का फर्क रहा। ये फासला बढ़ता ही गया और फिर पहुंच गया 11.7 तक। ये देखिए ग्राफ आप देखिए, ग्राफ देखिए बीजेपी का किस तरह से ये ग्राफ फर्क का बढ़ता जा रहा है। ये हम आपको दिखा रहे हैं 95 में वोटों का अंतर है। बीजेपी कांग्रेस को कितना पीछे छोड़ रही है हर चुनाव में। 2007 में 11.7। किसी भी राज्य को अगर हम कंपेयर करें संजय जी तो शायद इतना बड़ा फासला बहुत कम जगहों पर होगा। हाँ, अगर उन राज्यों को देखें जहां बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला होता है, जिसको हम बाइपोलर कंटेस्ट कहते हैं, तो इतना बड़ा अंतर शायद ही किसी राज्य में देखने को मिलता है। 9.6 से शुरू हुआ, 11.7 पर यह बढ़ गया। लेकिन सीट की बात करें तो सीट में वो फर्क नहीं है। यानी ऐसा कई बार होता है कि जो कुछ ऐसी सीटें होती हैं जिनमें ज्यादा लोग वोट डालने के लिए जाते हैं, उसी की वजह से ये इसलिए ऐसा होता है कि कई बार कुछ आपकी जो विक्ट्रीज होती है, कुछ आप ऐसी सीटें जीतते हैं जिसमें आपके वोट बहुत ज्यादा होते हैं, जीत और हार का फासला बहुत बड़ा होता है। लेकिन हमने आपको दिखाया 2007 में 11.7% का वोट का अंतर था, गैप जो परसेंटेज वोट है उसमें। लेकिन यहां देखिए 58 सीटें ज्यादा ली थी कांग्रेस से, यानी वो फासला जो वोट परसेंटेज में है वो सीट्स में कन्वर्ट नहीं हुआ। लेकिन फर्क देखिए, ये सबसे नीचे वाला जो अंतर है इस पर डालिए नजर। ये 1990 का वही हमने दिखाया आपको, -4%। यहां वोट भी कम थे और -4 सीटें भी थी जी। और फिर किस तरह से ये बढ़ता चला गया। 76 बढ़ा, फिर 64 हुआ, फिर 76, लेकिन फिर घट गया। जबकि वोट प्रतिशत बढ़ गया, 11.7 पर फासला पहुंच गया दोनों के वोटों का। लेकिन ये सीट 58 जी। लेकिन अगर आप 4 चुनावों का एक तरह से अगर एवरेज निकालें तो आप देखेंगे करीब बीजेपी कांग्रेस को लगभग 60-65 सीटों से पीछे छोड़ती रही है। अगर एवरेजेस को निकालें, कभी 76, कभी 64 और ये घट के 58 हो गया। लेकिन एक एवरेज 60 सीट से कांग्रेस को मात देती रही है बीजेपी। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब वोट परसेंटेज में 9.5 से लेकर 11.5 तक, और सीटों के मुकाबले देखें तो लगभग 55 से 70 सीटों के आसपास में हमेशा फर्क रहा है। अंजना जी, यहाँ पे मुझे लगता है दर्शकों को एक बात बतानी चाहिए कि गुजरात में हमने पिछले जो 4 विधानसभा चुनाव हुए, उन चुनावों को हमने देखा और हमने देखा 58 सीटें ऐसी हैं गुजरात में जिस पर बीजेपी ने पिछले 4 चुनाव में लगातार जीत। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो 58 सीटें एक तरह से श्योर शॉट बीजेपी की सीटें। बिल्कुल, ऐसा लगता है कि 58 सीटें उनकी जेब में है और वो जेब में लेके वो 58 सीटें घूम रहे हैं। 30 से 32 सीटें बहुमत का आंकड़ा पाने के लिए। तो आप ये कह रहे हैं कि वो 60 सीटें तो उनकी जेब में है ही, अगर वो 30-32 सीटें और आगे ले जाते हैं तो एक बार फिर से उनकी एक तरह से मुकाबला 60 सीटों को घटा दें, मुकाबला असल में 122 सीटों पे है और 122 सीटों में अगर कांग्रेस बीजेपी आधी सीटें भी जीत लेती है तो बड़े आराम से 100 का आंकड़ा पार करेगी। और यही कारण है कि हर चुनाव में बीजेपी जो है वो 100 के आंकड़ा पार कर रही है। और आप देखेंगे 115, 120, 125 सीटें बीजेपी हर चुनाव में। ये बहुत दिलचस्प बात आपने कही है। अपने दर्शकों को एक बार फिर से सरसरी निगाह से आपको बता दें, 2007 में जब पिछली बार चुनाव हुआ था, सीटें तो कम जरूर हैं, अगर हम 1990 से लेकर कंपेयर करते हुए पहुंचे तो 58 सीटें, लेकिन वोट प्रतिशत में 11.7% वोट का अंतर था कांग्रेस और बीजेपी में। क्या ये वोट का अंतर इस बार बढ़ेगा या घटेगा या रह पाएगा बरकरार, यही है बड़ा सवाल। क्योंकि याद रखिए, मोदी को अपने विरोधियों से ज्यादा अपनों से तकलीफ है। केशुभाई पटेल से लेकर
संजय जोशी, सबने जमकर मचाई है उनके लिए तबाही। जी हां, क्या तस्वीर बदलेगी, यही है बड़ा सवाल। गुजरात के मद्देनजर चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो गया है। सवाल ये कि क्या होगा इस बार, और इसीलिए ताकि आप बेहतर समझ पाए हमने गुजरात को 4 हिस्सों में बांटा है। एक एक हिस्से की तह तक जाएंगे और ये जानने की कोशिश कि मोदी कहां पर अच्छा कर सकते हैं, कहां पर कांग्रेस का हो सकता है पलड़ा भारी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सौराष्ट्र से। सौराष्ट्र का ये हिस्सा, गुजरात का वो हिस्सा, अभी 3 हिस्से बाकी है। ये देखिए, सौराष्ट्र में 2007 के जो नतीजे हैं उनमें 43 सीटें भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस की 14 और अन्य को 1। सवाल ये कि सौराष्ट्र में ही संजय जी कहा जा रहा है कि केशुभाई पटेल इस निचले हिस्से में, अब पटेल कम्युनिटी चूंकि ज्यादा है, इस बार परेशान कर सकते हैं नरेंद्र मोदी को। गुजरात के चुनाव की अगर बात होती है तो एक अगर कोई जाति है, अगर बिहार के चुनाव और यूपी के चुनाव की बात होती है तो हम यादवों की बात करते हैं, दलित मुसलमानों की बात होती है। गुजरात के चुनाव की चर्चा पटेल जाति के जो लोग हैं उनके बिना की नहीं जा सकती, और यही वो इलाका है, सौराष्ट्र का इलाका है, जहां से केशुभाई पटेल आते हैं, जिन्होंने अभी अभी बीजेपी छोड़ के अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है, परिवर्तन बना दी है पार्टी। तो ये वो इलाका है जहां पे कि कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के वोटों के बीच में बंटवारा होगा और कांग्रेस को इस इलाके में फायदा हो सकता है। और वैसे भी अगर पिछले चुनाव को देखें तो इस इलाके में कांग्रेस दूसरे इलाकों की तुलना में ज्यादा मजबूत रही। ये दिलचस्प होगा। तभी आज सोनिया गांधी ने भी राजकोट में जाकर सौराष्ट्र की बात सबसे ज्यादा की और नर्मदा के पानी का नहीं पहुंचने का जिक्र किया। अब अगले हिस्से में जाते हैं और अपने दर्शकों को दिखाते हैं मध्य अगला हमारा हिस्सा है मध्य गुजरात। हमने ये हिस्सा गुजरात का माना है और इसमें भारतीय जनता पार्टी को 2000 की चुनाव में 19 सीटें, कांग्रेस यहां पर सशक्त 22 सीटें और 2 अर्ध। इस बार क्या होगा? हाँ, इस मध्य के इलाके ये वो इलाका है जो कि एक तरह से महाराष्ट्र से सटता हुआ भी इलाका है, और ये इन इलाकों में कांग्रेस की पकड़ थोड़ी मजबूत रही है। एक चुनाव में नहीं, अगर आप पिछले 2-3 चुनावों को भी देखें तो कांग्रेस की यही जो दो इलाके हैं, सौराष्ट्र का इलाका और मध्य। सौराष्ट्र में भी आप कह रहे हैं जो ईस्टर्न इलाका है, जो इस मध्य से बिल्कुल लगा हुआ इलाका, वो इलाके में कांग्रेस मजबूत रही थी। यही 2 इलाके हैं जहां पे कि कांग्रेस रिलेटिवली चारों, अगर हम डिविजन्स को देखें तो जो इन 2 इलाकों में कांग्रेस थोड़ी मजबूत है। अब जरा उत्तरी हिस्से में चलते हैं, अपने दर्शकों को लिए चलते हैं। उत्तर गुजरात की तस्वीर में 38 सीटें बीजेपी के पास, कांग्रेस के पास 13 और इसके साथ ही अन्य के पास 1। ये मजबूत इलाका नरेंद्र मोदी के लिए। हाँ, ये वो इलाके हैं जहां पे कि आपको बहुत सारी ऐसी कंस्टिट्यूंसी है, ऐसे बहुत सारे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां आदिवासी बहुल्य क्षेत्र हैं और आदिवासियों का बहुत बड़ा समूह जो है वो बीजेपी के लिए वोट करता रहा है पिछले 2-3 चुनाव में। इसी के लिए आप देखेंगे कि पिछले अगर 2-3-4 चुनाव को भी देख लें तो इन इलाकों में, क्या वो इस बार भी नरेंद्र मोदी के साथ होंगे? ऐसा कोई कारण दिखाई नहीं देता जिसके कारण आदिवासी, वो जो लोग पहले बीजेपी को वोट करते रहे हैं, वो इस बार बीजेपी का दामन छोड़ के कांग्रेस के साथ जाएंगे। ऐसा कोई कारण दिखाई नहीं पड़ता। अच्छा, मतलब आप मान रहे हैं कि ये जो 38 का ये जो इलाके हैं इसमें बीजेपी पहले से बहुत अच्छा करती है और इस बार। चलिए चौथे हिस्से में चलते हैं गुजरात के और अपने दर्शकों को दक्षिणी गुजरात का हिस्सा दिखाते हैं। 17 सीटें यहां पर गई थी भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस की 10 सीटें और अन्य के पास 1। आपने खुद ही देखा कि कांग्रेस को 10 है और बीजेपी को 17। यहां पे फासला बहुत बड़ा है। यहां पे भी ये भी वही इलाका है जहां बीजेपी काफी स्ट्रांग है और ये भी इन इलाकों में भी आपको कुछ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र दिखाई पड़ेंगे। तो आदिवासियों का बहुत बड़ा, और आदिवासी 15% हैं गुजरात में, और चूंकि उनके कंसंट्रेशन है कंस्टिट्यूएंसीज के बीच में, तो वो चुनाव में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं और इसलिए बीजेपी इन इलाके में भी स्ट्रांग है। जो ये सवाल बार बार, क्योंकि ये चारों आंकड़े हमने अलग अलग हिस्सों, मतलब जो अलग अलग हिस्से हमने 4 हिस्से बनाए उसके बता दिए। केशुभाई पटेल, संजय जोशी, ये जो तमाम ऐसे लोग रहे जो अपने थे और जिन्होंने बगावत कर दी है इस बार उनके खिलाफ, वो कितनी बड़ी परेशानी कर सकते हैं? क्या इस हद तक तस्वीर बदल सकती है कि मोदी सत्ता में ना आ सके? मैं अगर अपनी बात कहूं, मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा कोई चमत्कार गुजरात में होने वाला नहीं जिससे कि मोदी दोबारा जीत कर नहीं आएंगे। मुझे लगता है बीजेपी ने पिछले 4 चुनाव को लगातार गुजरात में जीता है और ये उनका 5वां चुनाव होगा जीतने के लिए। तो जीतने के, बीजेपी के दोबारा शासन में आने पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, मुझे लगता है कोई संदेह नहीं है। अब बात सीटों की जहां तक है, ये फासला घट सकता है, ये फासला प्रतिशत का ये फासला घट सकता है और ऐसे भी 2009 के लोकसभा के चुनाव में ये फासला घट करके 4-5% तक आ गया था। फासला घट सकता है, लेकिन मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं कि बीजेपी अपना 5वां चुनाव गुजरात में लगातार जीतेगी। और चीफ मिनिस्टर कोई भी बने, हमें पता है कि
मोदी अब राष्ट्रीय राजनीति में ज्यादा दिलचस्पी लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 5वां लगातार जीत बीजेपी अपना दर्ज करने जा रही है गुजरात में, इसमें कोई संदेह नहीं। तो चुनाव की तारीखों का हो गया है ऐलान एक बार फिर से, क्योंकि गुजरात के चुनाव पूरे देश के लिए भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण है। सरसरी निगाह से तमाम आंकड़े आपको समझा दें। 2007 में 1990 के बनस्पता फर्क देखिए सीटों में, किस तरह से सीटें तो हालांकि बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव उसमें देखा गया, 76 सीटें, 64 सीटें, 76 सीटें, फिर 58 सीटों का फर्क रहा बीजेपी और कांग्रेस में। लेकिन सवाल यह है कि वोट प्रतिशत बहुत बड़ा रहा है, जो फासला रहा है कांग्रेस और बीजेपी में वो जबरदस्त रहा है। 11.7 तक ये फासला फीसदी में पहुंच गया था दोनों के ही वोट प्रतिशत में। और वो चुनाव दर चुनाव बढ़ता जा रहा है और चुनाव दर चुनाव ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो नीचे आने का नाम उसके बाद से नहीं लिया है। लेकिन सवाल यही है कि इस बार क्या होगा, रहेगी संजय जी की नजर, क्योंकि संजय कुमार हमारे साथ, हमारे चुनाव विश्लेषक हमेशा इन तमाम कार्यक्रमों में शामिल रहेंगे। इस विशेष पेशकश में इतना ही।